नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास की पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास हैं वो डाल दी है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। और इसमें हम लगभग पिछली जो 2 कक्षाएं थी उसमें बंगाल विभाजन तक के सभी घटनाओं का हमने रिवीजन कर लिया है। तो आज बंगाल विभाजन के बाद की जो घटनाएँ हैं उन सभी का रिविज़न करेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होगी। फुल डिटेल के साथ आपको रिविज़न करवाया जाएगा। तो क्लास है उसको अंत तक देखना है और अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसी क्लास रही, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1911 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1913 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1914 में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 1915 में, ठीक है। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1911 में या फिर 1913 में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 1914 में या फिर 1915 में। तो बताओ क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम गदर पार्टी की तो बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो की गई थी सन 1913 में, ठीक है। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में। और गदर पार्टी की बात की जाए तो 1913 में इस पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी लाला हरदयाल जी ने। लाला हरदयाल ने, ठीक है। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और गदर पार्टी की स्थापना है वो की गई थी सन 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में। इस पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में। और जो लाला हरदयाल है वो अमेरिका से चंदा इकट्ठा करके भारतीय जो गरम दल था उन गरम दल को बेचते थे, गरम दल को चंदा बेचते थे, ठीक है। तो आपको गदर पार्टी से जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है कि इस पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। और किन्होंने की थी? लाला हरदयाल जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और वो अमेरिका से चंदा इकट्ठा करके भारतीय जो गरम दल था उन गरम दल को बेचते थे, ठीक है। तो अब हम बात करें 1911 की। तो 1911 की यदि बात की जाए तो आपको याद हो कि जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। और 1911 में क्या था? दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में क्या था? दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। दिल्ली दरबार लगा। और इस दिल्ली दरबार में कौन आए थे भारत में? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी है वो भारत आए थे दिल्ली दरबार में, ठीक है। और दिल्ली दरबार में है एक तो जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया था। किसको? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और जो राजधानी थी वो कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। यानी कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ पर कर दी गई थी? दिल्ली। इसकी घोषणा की गई थी 1911 में, ठीक है। और बाद में दिल्ली है 1912 में क्या है? राजधानी बनती है। 1912 में क्या है? राजधानी बनती है। लेकिन घोषणा कब हुई थी? 1911 में दिल्ली दरबार में, ठीक है। यदि हम बात करें 1914 की तो 1914 में एक घटना घटी थी और उसका नाम दिया गया है कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण की घटना कब घटी थी? तो 1914 में। और ये कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू है ये एक जहाज था, एक जहाज का नाम था। किसका? एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू, ठीक है। और इस जहाज को बाबा गुरदीप ने, जो बाबा गुरदीप है उन्होंने किराए पे लिया था। किसने? बाबा गुरदीप है, उन्होंने इस जहाज को कामागाटा मारू जो जहाज है इसको किराए पे लिया था। और ये जहाज है ये कहाँ पर ले जाया जा रहा था? कनाडा। ये जहाज है, इस जहाज में व्यक्ति जो सवार थे उनको कहाँ पर ले जा रहा था? कनाडा में ले जा रहा था। और ज़्यादा यात्री के कारण इस कनाडा सरकार ने इस जहाज को वहाँ पर उतारने से क्या है? मना कर दिया था, ठीक है। तो कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज का नाम था। उसने बाबा गुरदीप ने क्या है? इस जहाज को किराए पे लिया था। और इसमें ज़्यादा यात्री होने के कारण इस जहाज को कनाडा सरकार ने उतारने से अपने देश में मना कर दिया था, ठीक है।
इसको याद रखना। और 1914 में एक है जतरा भगत आंदोलन भी चला था, यानी ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन चलाया गया था, और यह आदिवासियों के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन भी माना जाता है ताना भगत। और इसके जो नेतृत्व क्या था इसका, तो वो क्या था? जतरा भगत ने, जतरा भगत ने। ठीक है, किन्होंने किया था? जतरा भगत ने। आए समझ में? तो 1914 से दो आपको याद रखना है। एक तो कामागाटो मारू प्रकरण हुआ था 1914 में, एक जहाज का नाम था, बाबा गुरदीप ने इस जहाज को किराए पे लिया था, बाद में कनाडा सरकार ने इस जहाज को उतरने से क्या मना कर दिया था। और एक हुआ था ताना भगत आंदोलन, इसको जो चलाया था, इस आंदोलन को जतरा भगत ने चलाया था, और ये आदिवासी जो बिहार व झारखंड के एरिया में किया गया था आंदोलन, और इसको जतरा भगत ने चलाया था, और ये आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला पहला आंदोलन भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1915 की, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी है विदेश कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। कहाँ पर? अफ्रीका। अफ्रीका गए कब? 1893 में। और एक 1893 से एक बात और आपको याद रखनी है कि 1893 में जो भारत कौन आई थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है वो भारत आई थी कब? 1893 में। और महात्मा गांधी गए थे अफ्रीका 1893 में। बाद में 22 साल के बाद 9 जनवरी 1915 को विदेश से लौटे थे, यानी अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इसलिए हम जो 9 जनवरी है उसको प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस है, इसके रूप में भी मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है यदि आपको पूछ लिया जाए तो? 9 जनवरी को। ठीक है, और 9 जनवरी को क्या है? महात्मा गांधी जी भारत आए थे, और इसी के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको है पहला क्वेश्चन हमारा यह था कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना है 1913 में की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और सोहन सिंह भाखना है इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भी माने जाते हैं, सोहन सिंह भाखना। ठीक, 1911 से आपको दो बात याद रखने की, दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी है वो भारत आए थे। इसमें क्या बंगाल जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है, और राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली किया जाता। और 1911 में ही क्या है? पहली बार क्या है? राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाया गया था कब? 1911 में। उस समय राष्ट्रीय गान है उसको स्वागत गीत कहते थे। क्या कहते थे? स्वागत गीत कहते हैं, स्वागत गीत। बाद में जो राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950, वहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सही समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में। और करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, और इसमें ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम डिटेल से करेंगे रिवीजन भी। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ हम रिवीजन करेंगे, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर करने की कोशिश करेंगे डिवीजन क्लास में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? निम्न में से किसे सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है? क्या है? सार्जेंट कहा जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास पंडित नेकीराम शर्मा को, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास एनी बेसेंट और एनी बेसेंट को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी जी को, या फिर पंडित नेकीराम शर्मा को, या एनी बेसेंट को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। और क्यों कहा जाता है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट? क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी है 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। विश्व युद्ध कब से कब चला? 1914 से लेकर 1918, ठीक है। तो उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। और महात्मा गांधी जी ने विदेश से लौटते ही भारतीयों को क्या कहा? युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, ठीक है। क्या है कि आप युद्ध में भाग लो। और भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए किसने कहा था? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी के कहने पर बहुत से भारतीय हैं सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती हुए बहुत से भारतीय हैं वो सेना में भर्ती हो गए थे। और आपको पता है कि सेना में है कि क्या होता है? रसगुल्ले थोड़ी बटते हैं सेना में, क्या है? हमेशा क्या है? गोलियां चलती हैं, ठीक है। यानी बहुत से व्यक्ति वो मारे गए थे। और इस जो भर्ती करने का जो महात्मा गांधी ने कहा था, इसका विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन उस समय है जो महात्मा गांधी की जो छवि है वो बहुत अच्छी थी, लोग इनकी बात मानते थे। और महात्मा गांधी जी के कहने पर क्या है, बहुत से लोग हैं इसमें भर्ती हो गए थे, सेना में भर्ती हो गए थे। इसलिए महात्मा गांधी है इसको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के कहने पर हैं बहुत से व्यक्ति हैं इसमें भर्ती हो गए थे, ठीक है। और एनी बेसेंट के बारे में बताया कि इसे माँ बसंती के रूप में जाना जाता है। 1893 में क्या है, ये भारत आई थी, ठीक है। और ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, ठीक, ये आयरलैंड से थी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आगे भी क्वेश्चन आए, उसके बारे में आपको सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। तो आए समझ में कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत आते ही कहा गया था लोगों को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, यानी सेना में शामिल होने के लिए कहा था, ठीक। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाल गंगाधर तिलक ने, अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? ठीक, हमारा क्वेश्चन यह है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर आसान लग रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर पूछे भी ये जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन है कि ये तो है इसकी, लेकिन फुल डिटेल के साथ आप करोगे तो आपको बहुत सा कवर हो जाएगा इसमें। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? इसके आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 8 सितंबर 1916 को। ऑप्शन नंबर 2 है 28 नवंबर 1916 को, ना 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को। और तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 28 अप्रैल 1917, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? फर्स्ट ऑप्शन है कि 8 सितंबर 1916 को की थी, या फिर 28 अप्रैल 1916 को, या 20 अगस्त 1917 को, या फिर 28 अप्रैल 1917 को। बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कि 28 अप्रैल 1916 को किसने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? पूना में भी बेलगांव में, ठीक है। पूना में भी कहाँ पर? बेलगांव में 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और जो आपको बेलगांव से क्वेश्चन और भी याद आ रहा होगा, क्योंकि 1924 में
महात्मा गांधी जी बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, INC अधिवेशन की क्या है, अध्यक्षता करते हैं। और महात्मा गांधी जी ने केवल कांग्रेस के एक बार ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, वो तो बेलगांव अधिवेशन था। और बेलगांव में हुआ था, कब हुआ था, 1924 में। ठीक है, और बेलगांव पुणे में जो बेलगांव, वहाँ पर 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और यदि बात करें 8 सितंबर 1916 की, तो ये बताओ 8 सितंबर 1916 की, तो 8 सितंबर 1916 की बात करें तो मद्रास में 8 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने, जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय, इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग। ठीक, इसमें बहुत से कन्फ्यूजन होता है, कई बार हम गलत करते हैं 8 सितंबर या फिर 28 अप्रैल। तो 8 सितंबर में है, वो की थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने, कहाँ पर, मद्रास में। और कहाँ पर हुई थी, मद्रास में। ठीक है, और यदि बात करें 28 अप्रैल में, यानी अप्रैल 1916 में स्थापना की थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लेकिन सितंबर में की थी होम रूल लीग की स्थापना किसने, एनी बेसेंट ने। और ये 20 अगस्त 1917 में क्या है, ये एनी बेसेंट है, इससे अखिल भारतीय के पद को छोड़ देती है, यानी छोड़ देती है। ठीक है, अखिल भारतीय होम रूल लीग को छोड़ कब देती है, 20 अगस्त 1917 को। और 20 अगस्त 1917 से एक बात और भी याद रखते हैं, इस क्या है, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा भी हुई थी। ठीक है, अगस्त घोषणा में क्या बताया गया था कि जो भारतीय हैं उनको उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, अगस्त घोषणा 1917 में। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी का चलो ये क्वेश्चन लिखो, गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। ये क्वेश्चन है कि गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास चंपारण आंदोलन में, या फिर खेड़ा आंदोलन में, ठीक है, या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, या फिर असहयोग आंदोलन में। ठीक है, ये बताना। क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। और पहला चंपारण आंदोलन में, या फिर खेड़ा आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, या फिर असहयोग आंदोलन में। ठीक है, बताओ पहली बार कब है, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ उसमें महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। और कब हुआ था, 1918 में, 1918 में। ठीक है, 1918 में मिल मजदूर आंदोलन होता है, यानी मजदूरों के लिए एक आंदोलन हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी। और इस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। यदि हम बात करें चंपारण की, तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, ठीक है, या फिर किस आंदोलन में किया, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो चंपारण जो आंदोलन था महात्मा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। कब हुआ था, 1917 में। कौन सा आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में। और महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था, कौन सा, पहला आंदोलन था। ठीक है, चंपारण। और ये क्यों हुआ था, नील की खेती के विरोध में हुआ था, नील खेती के विरोध में। ठीक है, किसके विरुद्ध में, नील की खेती के विरोध में। कि अंग्रेज हैं
जो भूमि होती थी उसके लगभग 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर क्या है, नील की खेती करने को कहते थे। क्योंकि नील की खेती करने के लिए क्यों कहते थे कि विदेशों में उस समय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए अंग्रेज अपने फायदे के लिए करते थे सब कुछ। इसलिए क्या है, किसानों को क्या कहते हैं कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। और आपको पता है कि नील की खेती करने के बाद क्या भूमि क्या बंजर हो जाती है, ठीक है। और इसलिए 3/20 भाग पर, इसलिए इसको 3 कठिया पद्धति भी 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति, ठीक। और 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ, इसमें महात्मा गांधी जी को निमंत्रण भेजा था राजकुमार शुक्ल ने राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। इसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी जी क्या है, चंपारण जो कहाँ पर पड़ता है, बिहार में। चंपारण कहाँ, बिहार में। और वहाँ पर आए और महात्मा जी ने पहला आंदोलन था और ये सफल भी हुआ, ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध था। और इसमें महात्मा गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। तो आपको चंपारण आंदोलन कवर हो गया होगा कि चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था, क्यों किया था, नील की खेती के विरोध में किया था। राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण भेजा था और 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती, इसलिए 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने भी भाग लिया था। अब खेड़ा आंदोलन है, ये भी 1918 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। ये भी किसानों के लिए था, ठीक है, किसे लगान की दर ज़्यादा कर दी गई थी, इसके लिए था। और असहयोग आंदोलन है, ये भी, ये चारों आंदोलन ये महात्मा गांधी के हैं। और जो असहयोग आंदोलन है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन है, इनकी शुरुआत है अगस्त 1920 में। और जब असहयोग के पहले दिन है, किसकी हत्या हो जाती है, तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, यानी 1 अगस्त को। और तिलक जी की मृत्यु के बाद एक तिलक कोष का गठन किया जाता है, तिलक कोष का। और देखते देखते उस समय लगभग 1 करोड़ की राशि इसमें जमा हो जाती है, ठीक है, उस टाइम, ठीक है, क्योंकि लोग हैं तिलक से बहुत प्रेम करते थे। तो आपको ये सब कवर हो गए। गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था उसमें। चलो कि अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 13 मार्च 1940 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 13 अप्रैल 1917 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1917 को, या फिर 6 अप्रैल 1919, या फिर 6 अप्रैल 1919, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 13 मार्च 1940 को, या फिर 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1917 को, या फिर 6 अप्रैल 1919 को। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि पंजाब के दो, सबसे पहले तो आपको पता है कि रोलेट एक्ट आया था भारत में, क्या रोलेट एक्ट आया, और रोलेट एक्ट था उसको क्या कहते थे, काला कानून कहा जाता है, क्या काला कानून भी कहा जाता है रोलेट एक्ट को, क्योंकि इसमें न वकील, न अपील और न दलील, ठीक है, न वकील की जरूरत होती थी, न अपील की और न ही दलील की, ठीक है। यानी शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था इस एक्ट के तहत, किसी रोलेट एक्ट के तहत, इसलिए इसे काला काला
कानून भी कहा जाता है। और इसी के विरोध में, रोल्ट एक्ट के विरोध में, जब पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, एक तो थे सत्यपाल मलिक, ठीक है, और एक था सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के जो प्रसिद्ध नेता थे सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू, इनकी क्या गिरफ्तारी कर ली जाती है। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं, ठीक। और जलियांवाला ये बाग नाम क्यों है कि जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी, जल्ली नामक व्यक्ति था, उनकी संपत्ति होती थी ये जल्ली, इसे जलियांवाला बाग बोला जाता है। और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन एक गद्दार लाला हंसराज नाम का एक गद्दार है, वो सूचना देता है, अंग्रेजों को सूचना दे देता है। और जनरल डायर आकर जलियांवाला बाग में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, ठीक है। क्या चला देता है? अंधाधुंध गोली, और बहुत से निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं, ठीक। और इसी घटना के बाद एक समिति का गठन किया जाता है, उसका नाम था हंटर आयोग। यानी हंटर आयोग किससे संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाए तो हंटर आयोग है वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या है, संबंधित है, ठीक है। और इस दिन क्या था, 13 अप्रैल को ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या था? बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। और इस हत्याकांड के बाद जो उधम सिंह इस समय बहुत ही छोटा था, लेकिन बाद में उधम सिंह है वो जनरल डायर को मारता है 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को, ठीक है। देखो कितने साल बाद, 1920, लगभग 21 साल बाद क्या है, जो उधम सिंह ने लंदन में जाकर किसको? जनरल डायर को मारा था, ठीक। तो आपको याद रखना है कि जनरल डायर को उधम सिंह ने कब मारा? 13 मार्च 1940 को। और यदि 6 अप्रैल 1919 की बात की जाए तो जो रोल्ट एक्ट आया था उसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में रोल्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल की गई थी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग से सभी क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए गए, जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा कि रोल्ट एक्ट आया, रोल्ट एक्ट को लोगों ने काले झंडे दिखाए, उसका विरोध किया रोल्ट एक्ट का, और इसे काला कानून भी कहते हैं। शक के आधार पर इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो जाती है। उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं, और लाला हंसराज वो अंग्रेज़ों को क्या है, सूचना दे देता है, और जनरल डायर आकर लोगों पर अंधाधुंध क्या है, गोलियां चला देता है। और उसी जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को 21 साल बाद उधम सिंह मारता है लंदन में जाकर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हम ये जो सीरीज है इसमें ये रिवीजन क्लास है, इसमें सीरीज से यानी सीरियल वाइज घटनाओं का रिवीजन कर रहे हैं। यानी हम शुरुआत से लगे थे, अब 2 क्लास तो पहले डाल दी है, अब ये तीसरी क्लास है। और इसमें हम लगभग आज देखेंगे तो 1947 तक की घटनाओं का कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब हुआ? अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड है वो कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, पहला 9 जनवरी 1925 को, 9 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर है 9 मार्च 1925 को, या ऑप्शन नंबर 3 है 9 अगस्त 1925 को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये
ये आपके पास क्वेश्चन कि काकोरी कांड है वो कब हुआ था, 9 जनवरी 1925 को, 9 मार्च 1925 को, या फिर 9 अगस्त 1925 को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ भाई अमित, हाँ थोड़ा तेज बोला करो भाई। 9 अगस्त 1925 है वो हुआ था काकोरी कांड। और जो काकोरी क्या है, एक स्थान है काकोरी, ठीक है, लखनऊ के निकट ये हुआ था कांड। कहाँ के? लखनऊ के निकट, लखनऊ के निकट हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या थी कि एक सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन थी, अंग्रेजों के एक सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन को लूट लिया जाता है। सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया जाता है, ट्रेन को लूटा जाता है, यानी लगभग इसके 8 डब्बे हैं वो लूट लिए जाते हैं, ठीक है, 8 डब्बों को लूट लिया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के इसमें क्रांतिवीर होते थे। और इसी जो काकोरी कांड के बाद इसमें अशफाक उल्ला, रोशन सिंह लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, और कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दे दी जाती है। काकोरी कांड क्या था? तो काकोरी कांड है वो क्या था, एक लखनऊ के निकट सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन को लूटा गया था इसमें। और इसमें बाद में 8 डब्बे, लगभग 8 डब्बे इसमें लूटे गए थे। और कब? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें फिर बाद में अशफाक उल्ला, रोशन सिंह लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है। और अशफाक उल्ला था प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था जो भारतीयों के लिए फांसी पर चढ़ा, यानी प्रथम मुस्लिम क्रांतिवीर या फिर व्यक्ति क्रांतिवीर जो भारतीयों के लिए फांसी पर चढ़ा, ठीक है। जो भारतीयों के लिए फांसी पर चढ़ा वो कौन था? अशफाक उल्ला। कौन था? अशफाक उल्ला। कौन था? अशफाक उल्ला। तो आपको काकोरी कांड से ये जानकारी याद रखनी है कि ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्या था इसमें? सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटा जाता है और 8 डब्बे इसके लूट लिए जाते हैं। बाद में कहाँ पर? लखनऊ के निकट। और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह लाहिड़ी, इनको फांसी दी जाती है। और अशफाक उल्ला भारतीयों के लिए फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सचिंदर सन्याल की रचना है। यानी निम्न में से कौन सी सचिंदर सन्याल की जो है वो रचना वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है मैं नास्तिक क्यों, ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास बंदी जीवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है विंग्स ऑफ फायर, ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो क्या है कि निम्न में से कौन सी सचिंदर सन्याल की रचना है, ये क्वेश्चन है। पहला है कि मैं नास्तिक क्यों, अनहैप्पी इंडिया, या फिर बंदी जीवन, और फोर्थ ऑप्शन है विंग्स ऑफ फायर। बताओ, इतनी पानी पी लो, 30 सेकेंड, उनके पास 30 सेकेंड का टाइम है, इसमें बताओ कि कौन सी सचिंदर सन्याल की रचना है। तो कौन सी इसमें सचिंदर सन्याल की रचना कौन सी है? तो वो कौन सी है? बंदी जीवन। जो बंदी जीवन है वो किनकी रचना है? सचिंदर सन्याल की, ठीक है। यदि हम बात करें विंग्स ऑफ फायर की, तो ये किनकी है? ये है APJ अब्दुल कलाम की,
APJ अब्दुल कलाम की रचना की बात करें हैं तो वो है विंग्स ऑफ फायर। और NFP इंडिया है, ये किन की है पुस्तक है? लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की पुस्तक है NFP इंडिया। और विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम की, बंदी जीवन है सचिंद्र सन्याल की, और मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों तो ये है भगत सिंह की, भगत सिंह की। ये किन की पुस्तक है? भगत सिंह की पुस्तक है कि मैं नास्तिक क्यों। ये इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मैं नास्तिक क्यों, ये है भगत सिंह की। बंदी जीवन है वो सचिंद्र सन्याल की। NFP इंडिया है लाला लाजपत राय जी की। और विंग्स ऑफ फायर है वो APJ अब्दुल कलाम जी की। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? यानी महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक है वो किसे कहा था। ये तो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। और आपके पास ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव को, अगस्त प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर 2 है क्रिप्स मिशन को, ठीक है, या फिर कैबिनेट मिशन को, कैबिनेट मिशन को, ठीक है, या फिर कौन सा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताओ, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को, या कैबिनेट मिशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि हमें तो ऐसा चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी। ये किनका विचार था? महात्मा गांधी जी का। और 1942 में आया था। और इस क्रिप्स मिशन ने भारतीय को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा था। और उसके बाद में भारतीय को डोमिनियन स्टेट देने की बात की थी। इसमें किसकी बात करी गई थी? डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, ठीक है, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में, 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1940 में क्या था? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अब बात करें हम कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन है वो कब आया था? 1946 में, ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो किसके? संविधान सभा की रचना है, संविधान सभा है, उनका गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसमें 3 सदस्य होते थे कैबिनेट मिशन में, 3 सदस्य। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, कौन सा? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, AB अलेक्जेंडर स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन सा? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 सदस्य होते थे इसमें। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था 1946 में। बाद में जुलाई 1946 में है संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। 389 सीटें इसके आधार पर निर्धारित की गई थी। और 10 लाख आबादी पर एक सीटें, 10 लाख आबादी पर एक सीट निर्धारित की गई थी, ठीक है, 10 लाख आबादी पर एक सीट। और 389 सीटें इस मिशन के तहत क्या है? निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को। सेकंड ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर 3 है 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को, या फिर 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को। बताओ क्या है कि दांडी यात्रा है कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन हमारे पास। और फर्स्ट ऑप्शन है कि 12 मार्च 1930 को, या फिर 6 अप्रैल 1930 को। तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को। तो राइट आंसर क्या होगा? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। इसी जो दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा की यदि बात करूँ मैं, तो इसी दांडी यात्रा को क्या कहा जाता है? नमक कानून आ जाए, नमक यात्रा या फिर नमक यात्रा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी दांडी यात्रा के साथ कौन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था, ठीक है। एक ही बात है। और ये साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू होती है। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम है, इसकी स्थापना 1916 में की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 1916 में। और इसी आश्रम से क्या है, ये दांडी यात्रा शुरू होती है। इसमें 78 अनुयायी होते हैं महात्मा गांधी जी के साथ। कितने अनुयायी? 78 अनुयायी ने भाग लिया था। और उन्हीं में एक अमेरिकी यात्री था, वेव मिलर। इसमें एक अमेरिकी यात्री होता था। कौन सा? वेव मिलर। ये कौन था? अमेरिकी सदस्य, यानी अमेरिकी यात्री। अमेरिकी कौन होता था? वेव मिलर, ठीक। 78 अनुयायी इसमें भाग लेते। साबरमती आश्रम से शुरू होती है। और जो ये यात्रा थी वो थी 240 मील की, ठीक, 240 मील की। और प्रत्येक दिन है वो 10 मील चलने की बात की कही गई थी। 10 मील प्रत्येक दिन है वो 10 मील चलते थे। इस प्रकार ये यात्रा 24 दिन तक चली थी। 24 दिन तक, 24 दिन तक। और बाद में 6 अप्रैल 1930 को बात करें तो वहाँ पर पहुँचकर महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया। क्या बनाया था? नमक बनाया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया था। और क्या है, जो कानून था नमक का कानून, उसका विरोध किया था अंग्रेजों को। और बाद में नमक बनाने के बाद में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखा कि सविनय निवेदन यह है कि आज मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, ठीक है। तो 12 मार्च को ये यात्रा शुरू होती है 240 मील की, या फिर किलोमीटर में आ जाए तो लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक। और इसमें 78 अनुयायी भाग लेते हैं। साबरमती आश्रम से शुरू होते हैं। एक अमेरिकी सदस्य था वेव मिलर। बाद में 6 अप्रैल को महात्मा गांधी नमक बनाकर इस क्या है कानून का विरोध करते हैं। यदि हम बात करें 31 दिसंबर 1929 की, तो ये इस दिन क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब? 31 दिसंबर 1929 को। और ये लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पे हुआ था? ये बार बार पूछा जाता है कि रावी नदी के तट पे अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को, पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। क्या था? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे हुआ था। ये पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें कही गई थी कि आने वाली जो 26 जनवरी है, आने वाली जो 26 जनवरी को क्या हम क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यानी 26 जनवरी को ना स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र नहीं स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी 1930 को
पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया था? ठीक है, वैसे तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं हम, लेकिन पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और हम बात करें 5 मार्च 1931 की, तो 5 मार्च 1931 में क्या था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, यानी ये गांधी और इरविन के बीच में हुआ था समझौता, और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली समझौता। ठीक, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और ये क्यों हुआ था? कि गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे उनको तो बंद करवाना चाह रहे थे, और जो गांधी जी ने पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उनमें भाग नहीं लिया था, तो दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में भाग दिवाने के लिए गांधी जी को ये होता समझौता। और इसी के समझौते के बाद गांधी जी है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और भीमराव अम्बेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उनमें भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर ने, और महात्मा गांधी लिया था केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता क्या था? कि इसमें इरविन ने मांग रखी गांधी जी के सामने कि हम उन सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, यानी रोलेट एक्ट है उसके तहत गिरफ्तार किया गया था। और हम उन भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्होंने खुद भारतीयों को मारा है, और हम उन भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने क्या अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया है, या फिर यानी कोई लूटपाट की है, चोरी डकैती की है। लेकिन इनमें एक बात ये लिखी गई कि हम उन भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी है ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं इरविन पे, और ये इस क्या मांग को मान लेते हैं, मांग है इसको मान लेते हैं। और इसी के देखो इसमें जो थे भगत सिंह थे, उन्होंने किन को मारा था? भगत सिंह उन्होंने किन को मारा था? भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने अंग्रेजों को मारा था। ठीक है, तो इसी के तहत क्या है ये बताया जाता है कि गांधी इरविन समझौता वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी का कारण भी बनता है, ये कई बार बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया था कि हम उन भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है, और भगत सिंह ने किन को मारा था? अंग्रेजों को मारा था। ठीक है, तो बाद में ये आपको कमेंट में बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इनको फांसी कब दी गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 को। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 17 अक्टूबर 1940। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 15 नवंबर 1939, और ऑप्शन नंबर 4 है 22 दिसंबर 1939। ठीक है, तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को
कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? इसको किस दिन को कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? तो राइट आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, बिना कांग्रेस की अनुमति के बिना ही क्या है, भारत को शामिल कर दिया जाता है। और इससे क्या है, कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देती है। क्या है? इस्तीफा दे देती है। और इस्तीफा देने के बाद में कब देती है? इस्तीफा देती है 15 नवंबर 1939 को। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और इसी इस्तीफा देने के बाद में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है मुस्लिम लीग। ठीक है, क्योंकि भारतीय की अनुमति के बिना ही भारतीय को क्या द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। और हम बात करें 13 मार्च 1940 को, आपको बताया था 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। किसको? जनरल डायर को मारा था। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, किन पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लगभग 21 साल बाद। ठीक, और बात करें 17 अक्टूबर 1940 को, तो 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940 में शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और यदि पूछ लिया जाए कि पहले सत्याग्रही कौन थे, यदि पहले सत्याग्रही की बात की जाए तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे पहले क्या थे? पहले सत्याग्रही थे। यदि दूसरे पूछ ले जाए तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही होते थे। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू होता है? 1940 में। और पहले सत्याग्रही आपसे पूछ लिया जाए तो आचार्य विनोबा भावे होते थे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को क्या है, मुस्लिम लीग है कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 15 नवंबर 1939 को। और 13 मार्च 1939 जनरल डायर को मारता है उधम सिंह। ठीक है, और 1939 से एक बात और याद रखिए कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। ठीक है, क्योंकि 1938 और 39 में क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा और त्रिपुरा में। और बाद में पटाभी सीतारमैया है 1939 में। क्या है? पटाभी सीतारमैया है, उनको हरा देता है कौन? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी है, वो किसको उठाता है? पटाभी सीतारमैया को उठाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हैं वो जीत जाते हैं, पटाभी सीतारमैया की हार हो जाती है। और इसे महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पटाभी सीतारमैया की जो हार है वो पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, बल्कि मेरी खुद की हार है। ठीक, इससे क्या होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं वो इस्तीफा दे देते हैं और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। तो ये हमारी आज तीसरी क्लास थी रिवीजन की मॉडर्न हिस्ट्री की। लगभग हमने मॉडर्न हिस्ट्री इन 3 क्लासों में क्या है कंप्लीट कर ली है, लेकिन बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो हमें एक क्लास और लेकर आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। इस प्रकार आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बंद